आर्यन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सुनकर संध्या बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह उस कॉन्ट्रैक्ट शादी के लिए मजबूरी में तैयार हो जाती है। अगले दिन आर्यन संध्या को अपने साथ कोर्ट ले जाता है। वहां दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करते हैं। इसके बाद आर्यन का वकील संध्या को उन सभी शर्तों के बारे में बताता है जो उस कागज में लिखी होती हैं। वकील साफ शब्दों में कहता है कि संध्या सिर्फ 1 साल के लिए ही आर्यन की पत्नी होगी। समय पूरा होने के बाद उसका आर्यन से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। न तो आर्यन की संपत्ति पर उसका कोई हक होगा और न ही वह कभी उस पर किसी तरह का अधिकार जता सकेगी। ये सारी बातें सुनकर संध्या चुपचाप कोर्टरूम में आर्यन को देखने लगती है। उसकी आंखों में साफ झलक रहा होता है कि अब उसके दिल में आर्यन के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। इसके बाद आर्यन अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसमें से एक बेहद महंगी अंगूठी निकालकर संध्या की उंगली में पहना देता है। फिर वह सख्त और आक्रामक लहजे में कहता है, ध्यान रहे, जब तक तुम मेरी पत्नी हो, यह अंगूठी नहीं उतरेगी। कोर्ट से निकलने के बाद दोनों आर्यन के घर जाते हैं। घर पहुंचकर संध्या एक बेहद आलीशान विला देखती है, जो किसी सपने जैसा लगता है। देखते देखते वे विला के मुख्य गेट तक पहुंचते हैं। अंदर जाकर आर्यन संध्या को अपनी दादी के कमरे में ले जाता है और कहता है, दादी, देखिए, मैं आपके लिए बहू ले आया हूँ। जैसे आप चाहती थी, मैंने शादी कर ली। अब तो आप खुश हैं ना? तभी दादी संध्या को अपने पास बुलाती हैं और प्यार से कहती हैं, बहुत प्यारी दुल्हन है तुम्हारी, आर्यन। तभी संध्या उस बूढ़ी और बीमार, कमजोर दादी से कहती है, दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर दादी संध्या का हाथ पकड़ लेती हैं और प्यार से कहती हैं, तुम्हें सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि मेरे गुस्सैल पोते का भी ध्यान रखना होगा। संध्या चुप हो जाती है। इसके बाद वे दोनों कमरे से बाहर निकलती हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा नाटक भी कर लेती हो। चलो, अब कमरे में चलो। कमरे में पहुंचकर आर्यन संध्या से कहता है, तुम यहीं इस कमरे में मेरे साथ रहोगी, ताकि दादी को शक न हो कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लेकिन ध्यान रहे, तुम मेरे बेड पर नहीं सोओगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ सो सको। मुझे अपना बेड शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम नीचे बिस्तर लगाकर सो सकती हो। संध्या धीमी आवाज में जवाब देती है, ठीक है। अगले दिन आर्यन उठकर ऑफिस के लिए तैयार होता है और दादी के कमरे में जाता है। वहां वह देखता है कि संध्या पहले से ही दादी को सूप पिला रही होती है। यह दृश्य देखकर आर्यन कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। वह संध्या से कहता है, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संध्या बाहर आती है तो आर्यन ताने भरे लहजे में कहता है, ये सारी मेहरबानी कहीं मेरी जायदाद में हिस्सा पाने के लिए तो नहीं है। तुम्हारे जैसी लड़कियां तो बस पैसों से ही प्यार करना जानती हैं। यह सुनकर संध्या गुस्से में जवाब देती है, जैसा कि तुम जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि मैं किसी भी चीज पर कोई हक नहीं जता सकती। इतना कहकर संध्या वहां से चली जाती है। तभी संध्या को अस्पताल से फोन आता है। अस्पताल की ओर से साफ कहा जाता है कि यदि समय पर बिल जमा नहीं किया गया तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा और किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। यह सुनते ही संध्या घबरा जाती है। उसकी नजर अपनी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठी पर जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि इस अंगूठी को बेचकर शायद वह अस्पताल का बिल चुका सके।
उसी पल संध्या एक डायमंड शॉप पर पहुंचती है और दुकानदार से अंगूठी बेचने की बात कहती है। अंगूठी देखते ही दुकानदार समझ जाता है कि यह बजाज ग्रुप के मार्क वाली है। वह तुरंत आर्यन को फोन कर देता है और बताता है कि एक लड़की आपकी अंगूठी बेचने आई है। आर्यन उसे वहीं रोककर रखने को कहता है। कुछ ही देर में आर्यन अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां पहुंचता है। गुस्से में वह संध्या से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बेचने की? मैंने मना किया था ना? तुमने अपनी औकात दिखा दी। संध्या रोती हुई आवाज में कहती है, प्लीज मुझे यह बेचने दो, वरना मेरी माँ मर जाएगी। मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं तुमसे कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर आर्यन का दिल कुछ पल के लिए पिघल जाता है। बाहर से सख्त दिखने वाला आर्यन अंदर से उतना ही कोमल होता है। वह शांत स्वर में कहता है, उठो, यह अंगूठी पहनो और चुपचाप घर चलो। घर आकर संध्या अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। उधर आर्यन अपनी सेक्रेटरी से कहता है, अस्पताल का जो भी बिल बाकी है सब भरवा दो और किडनी डोनर का इंतजाम भी कर दो, जितनी जल्दी हो सके। अगले दिन संध्या को अस्पताल से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि पूरा बिल जमा हो चुका है और ट्रांसप्लांट के लिए डोनर भी मिल गया है। यह सुनकर संध्या बहुत खुश हो जाती है। वह पूछती है कि किसने उसकी मदद की, लेकिन तभी कॉल कट हो जाती है। संध्या आर्यन से पूछती है, क्या तुमने मेरी माँ के अस्पताल का बिल भरा है? आर्यन रूखेपन से जवाब देता है, मैं क्यों करूँगा? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, न ही तुम्हारी बीमार माँ से। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। यह सुनकर संध्या बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद संध्या रोज ज्यादा से ज्यादा समय दादी के साथ बिताने लगती है। वह उनका पूरा ख्याल रखती है। धीरे धीरे दादी की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो जाती है। वह चलने फिरने लगती हैं और खुश रहने लगती हैं। संध्या दिल से बहुत कोमल और दयालु होती है, इसलिए दादी की सेवा करना और उनका ध्यान रखना उसे सच्ची खुशी देता है। वह इसी में अपना पूरा दिन बिता देती है। हालांकि आर्यन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन उसे यह अच्छा लगता है कि संध्या दादी का इतना ख्याल रख रही है और दादी की तबीयत सुधर रही है। देखते देखते 1 साल पूरा हो जाता है और दादी पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। अब संध्या के जाने का समय आ जाता है। वह सच में दादी को छोड़कर जाना नहीं चाहती। संध्या और उसकी माँ पास के एक गांव में अपना गुजारा कर रही होती हैं। एक दिन संध्या की माँ उससे कहती है, बेटा, तुम शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो। यह कहते हुए वह संध्या को एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और कहती है, यह अच्छा लड़का है, काम भी अच्छा करता है। मेरी इच्छा है कि तुम इससे शादी कर लो। संध्या का मन अनायास ही आर्यन की ओर चला जाता है। कहीं न कहीं वह मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वह सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करती है। वह जानती थी कि आर्यन कभी उससे प्यार नहीं करेगा, इसलिए वह उस तस्वीर को देखे बिना ही शादी के लिए हाँ कर देती है। उधर दूसरी ओर आर्यन को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा होता। वह हर वक्त बस संध्या के बारे में ही सोचता रहता है। वह खुद से सवाल करता है, मैं बार बार उसी लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उसमें ऐसा क्या खास था कि मैं खुद को उसके ख्यालों से रोक नहीं पा रहा? तभी आर्यन का एक दोस्त उससे मिलने आता है और पूछता है, आजकल तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? क्या बात है? आर्यन उसे अपनी सारी बातें बता देता है। उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, तुम कब मन ही मन उससे प्यार करने लगे, तुम्हें खुद पता ही नहीं चला। जरूरी नहीं
कि प्यार हमेशा खूबसूरती, पैसे या रुतबे से ही हो। कभी कभी दिल वहां झुक जाता है जहां हमें एक अच्छा और सच्चा दिल मिल जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। जाओ और उसे अपने दिल की बात बता दो। दोस्त की बातें सुनकर आर्यन को समझ आ जाता है कि यही उसकी बेचैनी की असली वजह है। वह सोचता है कि उसे संध्या से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। वह तुरंत पता करता है कि संध्या कहाँ है। उसे मालूम चलता है कि वह अपनी माँ के साथ पास के ही एक गांव में रहती है। बिना देर किए वह अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि संध्या दुल्हन के जोड़े में सजी हुई मंडप में बैठी है। यह दृश्य देखकर आर्यन के भीतर गुस्सा और बेचैनी दोनों उमड़ पड़ते हैं। वह जोर से चिल्लाकर कहता है, संध्या, ये तुम क्या कर रही हो? आर्यन की आवाज सुनते ही संध्या हड़बड़ा जाती है। तभी आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप से बाहर ले आता है। यह देखकर संध्या गुस्से में आर्यन को थप्पड़ मार देती है। लेकिन इस बार आर्यन को गुस्सा नहीं आता। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, संध्या, प्लीज ये शादी मत करो। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। मुझे अपनी बात समझाने का एक मौका दे दो। तभी संध्या का होने वाला दूल्हा रोहन गुस्से में आर्यन पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन आर्यन उसे थप्पड़ मारकर वहां से जाने को कह देता है। इसके बाद आर्यन संध्या से कहता है, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, जो भी गलत व्यवहार किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं कब तुमसे प्यार करने लगा, मुझे खुद नहीं पता। सच तो यह है कि माँ बाप के न होने की वजह से मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि प्यार क्या होता है। लेकिन तुम्हारी देखभाल और अपनापन मुझे बदल गया। तुमने मुझे प्यार और रिश्तों का मतलब सिखाया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाकर रखना चाहता हूँ। संध्या की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। वह आर्यन से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। उसी मंडप में संध्या और आर्यन की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।